तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस बुक चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये दो भाग में बटेगा। पहला भाग हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और दूसरे भाग में इसके पूरे आंसर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कई बदलाव रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे गर्मियों में दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, अंगूरों की किण्वन, भोजन का पकना और पचना तथा सांस लेना। इन सभी प्रक्रियाओं में प्रारंभ पदार्थों की प्राकृतिक और पहचान बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है रंग में क्या होती है, परिवर्तन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गैस का निकास या उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का भी निकास भी होता है और उसका उत्सर्जन भी होता है। चौथा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। उसका तापमान घटेगा या बढ़ेगा जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। आ गया समझ में। यदि इसका आप लोग को नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने व चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा पॉइंट देखते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का घोल। तो लेड नाइट्रेट घोल में पोटेशियम आयोडाइड घोल मिलाने पर अवक्षेप बनता है। तीसरा पॉइंट है जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर गैस निकलती है और तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं की संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरणों को उपयोग किया जाता है। शब्द समीकरण सबसे सरल विधि है। देखते हैं शब्द समीकरण क्या है। तो यहाँ पर है अभिकारक उत्पाद अभिकारकों को बाई ओर यानी कि प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है और उत्पादों को दाई ओर यानी कि प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। रासायनिक सूत्र वाले समीकरण को देखते हैं। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके समीकरणों को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, इससे क्या बन जाता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो द्रव्यमान का तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान कोई भी परिवर्तित नहीं होता है वजन में। ठीक है, इसका अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं एक असंतुलित समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि। तो देखते हैं कि इसको संतुलित कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर है पहला चरण, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाए और बॉक्स के अंदर कुछ भी ना बदले। उदाहरण क्या है इसका, Fe प्लस H2O, इससे क्या बन जाता है, Fe3O4 प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा चरण देखते हैं असंतुलित समीकरण में
तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। तीसरा चरण में देखते हैं, सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिक और उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्व को पहले संतुलित करें। ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए गुणांक का उपयोग करें। इसका उदाहरण क्या है? Fe+4H2O। इससे क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2, यानी कि संतुलित हो गया। चौथा चरण देखते हैं, अन्य असंतुलित तत्वों को संतुलित करें। तो हाइड्रोजन को संतुलित करें तो ये जो है Fe+4H2O, इससे क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है। पांचवा चरण देखते हैं, बचे हुए तत्वों जैसे कि लोहा को संतुलित करें। तो लोहा को संतुलित कैसे करेंगे? 3Fe+4H2O, इससे क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस 4H2O। इससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसका कुछ पॉइंट है, देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान दीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं एक एक करके। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि CaOS प्लस H2I। इससे क्या बनेगा? CaOH2aq प्लस ऊष्मा बुझी हुई चूने का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, जिससे दीवारों पर चमक आती है। तो इसका फॉर्मूला है CaOH2 प्लस CO2। इससे क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब कोयले का दहन का फॉर्मूला क्या होता है? C+O2CO2। ठीक है। जल का निर्माण का क्या होता है? 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। इसका भी 3 पॉइंट है, देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर CH4 प्लस 2O2 CO2 2H2O प्लस ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। यानी C6H12O6 प्लस 6O2, इससे क्या बनेगा? C6O2 प्लस CH2O। ठीक है। तीसरा पॉइंट, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, यानी कि जो शाक और सब्जियां होती है वो विघटित होकर क्या बनाती है? कंपोस्ट बना देती है, यानी कि खाद बना देती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को आप अपघटन भी कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये सब। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो ऊष्मा जिन अभिक्रिया में जैसे ऊर्जा अवशोषित होता है, ठीक है, ऊर्जा को क्या कर लेता है? वो अवशोष कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्रिस्टल को गर्म करने पर वह जल त्याग देता है,
और फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। हरे रंग का क्रिस्टल भूरे रंग का हो जाता है और सल्फर जलने जैसी गंध आती है। इसका एक फॉर्मूला होता है 2FeSO4 उष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आगे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर भी कह सकते हैं को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। इसका फॉर्मूला क्या है CaCO3 उष्मा और इससे क्या बनेगा CaO प्लस CO2। अब हम लोग पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट का तापन। तो लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 धुआं उत्सर्जित होता है। 2PbNO3 तापन में क्या होता है 2PbOS प्लस 4NO2 प्लस O2। ये क्या है लेड नाइट्रेट का तापन है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल का विद्युत अपघटन। तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर एकत्रित होती है। हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस से दोगुना होता है। ठीक है दोस्तों। 2H2O विद्युत ऊर्जा 2H2 प्लस O2। ये क्या होता है जल का विद्युत अपघटन। क्लोराइड का प्रकाश अपघटन। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है क्योंकि यह सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। ठीक। तो 2AgCl सूर्य का प्रकाश क्या होता है A2Ag प्लस Cl2। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है 2AgBr। सूर्य का प्रकाश का क्या होता है 2Ag प्लस Br2। इन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलीन से विस्थापित कर देता है। इसका 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट को देखते हैं। लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का विलयन। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का पड़ जाता है। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसका फॉर्मूला होता है Fe प्लस CuSO4। तो इससे क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। ठीक है। अब जिंक और कॉपर सल्फेट तो Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो द्विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें भी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर श्वेत रंग का अविलेय पदार्थ बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। सोडियम सल्फेट बेरिलियम सल्फेट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस सारा फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्षेपण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे पढ़ेंगे उपचयन। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यह हाइड्रोजन का हार से होता है उसे क्या कहते हैं उपचयन कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हार से होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है। इसका उदाहरण को हम लोग देखते हैं तब जाके समझ में आएगा। तो कॉपर का अपचयन कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। इसका फॉर्मूला होता है 2Cu प्लस O2। इससे क्या बनेगा 2CuO। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। तो गर्म
कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली परत भूरी हो जाती है और कॉपर प्राप्त होता है। Cu प्लस H2 Cu प्लस H2O, यहाँ Cu अपचयित हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास और H2 उपचयित हुआ है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि। अब हम लोग पढ़े उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। ठीक है, इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ठीक है, ये सब क्या है? संक्षारण अभिक्रिया है। संक्षारण के कारों, पुलों, रेलिंग, जहाजों और अन्य लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। यानी कि जो जंग लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण हो गया। ये संक्षारण अभिक्रिया है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे विकृत गंधिता। ठीक है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। यह उपचयन के कारण होता है। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं या उन्हें नाइट्रोजन ऐसी अभिक्रिया गैस की प्रभावित किया जाता है। ठीक है, यदि आप लोग चावल को एक दिन रख दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा? गंध आने लग जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसके पूरे आंसर क्वेश्चन को करेंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।